हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी भाई। जी हाँ, जिसका आपको इंतजार था, जिसके लिए आपने बहुत रिक्वेस्ट भी की, कई कमेंट भी किए। मैं बात कर रही हूँ 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों से। राजीव, अंजलि, मुन्ना, आशुतोष, आप सभी का मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय बच्चों, मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा कि कब से हम कह रहे हैं मैम प्लीज 11th क्लास स्टार्ट कीजिए और आप हैं कि कर ही नहीं रही हैं। चलो अब गुस्सा छोड़ो और आ जाओ जल्दी से मेरे साथ, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक, कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक किसलय सॉरी अभी किसलय पढ़ा रही थी ना, तो किसलय का नाम मुंह पर है। मैं लेकर आई हूं कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 की विषय सूची अर्थात सिलेबस ओवरव्यू। आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कितने पाठ हैं और उनके रचयिता, रचनाकार या कवि कौन है। साथ ही साथ हम अपनी कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे आप इस वीडियो में। तो यहां मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, राजीव, आपसे फिर से कहूंगी कि अब जरा ध्यान दे दो। आ गई हूं ना, मैं आपकी बात मानकर आ गई हूं और ले आई हूं सिलेबस ओवरव्यू। चलो तो हम देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में कितने पाठ हैं, काव्य खंड में कितने पाठ हैं, गद्य खंड में कितने पाठ हैं, गद्य खंड में कितने लेखक हैं, साथ ही साथ काव्य खंड में कितने कवि या कवयित्री की कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में कक्षा 11वीं के प्यारे प्यारे होनहार विद्यार्थियों का मैं लाली वर्मा दिल से स्वागत करती हूं और लेकर आई हूं सिलेबस ओवरव्यू। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी पाठ्य पुस्तक का कवर पेज, जो फ्रंट पेज, कवर पेज, जिसमें लिखा है कक्षा 11वीं दिगंत भाग 1। यहां पर बहुत ही सुंदर सा एक चित्र बना हुआ है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, तितलियां मंडरा रही हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक खुली हुई है। बेटा, यहां पर हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें टोटल हैं 24 पाठ। 12 हैं हमारे गद्य खंड में और 12 हैं हमारे काव्य खंड में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गद्य खंड में कौन सा पाठ पहला है, कौन सा दूसरा, तीसरा, चौथा और इसी तरह से 12वें पाठ तक देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे काव्य खंड की ओर। तो हम सबसे पहले देखते हैं गद्य खंड का पहला पाठ। वाह क्या बात है, पहले पाठ ने मुझे तो बहुत खुश कर दिया। प्रेमचंद जी द्वारा रचित पूस की रात। प्रेमचंद जी महान साहित्यकार, इतिहासकार, उपन्यासकार, कथाकार, युग निर्माता प्रेमचंद, जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी रचना से, अपनी कलम से हिंदी साहित्य को अनूठा योगदान दिया। उनकी ये रचना है विश्व प्रसिद्ध, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। जी हाँ, मैं बिहार बोर्ड की बात कर रही हूं। मैं बिहार बोर्ड की कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका दिगंत के पाठ 1 पूस की रात की बात कर रही हूं, जो लिखा है प्रेमचंद जी ने। पूस की रात। पूस की रात में क्या होगा, हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद जी का जो जीवन है या बचपन है वो बड़े अभावों में बीता। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही साथ इनकी रचनाओं में किसान वर्ग, शोषित वर्ग पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। तो इसमें भी एक कृषक वर्ग की ही मनोदशा का वर्णन किया है कि किस तरह से कृषक या किसान सुबह शाम खून पसीना एक करके अपनी किसानी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। बहुत ही मार्मिक कहानी है जो प्रेमचंद जी ने अपनी कलम के जादू से लिखी है और ये रचना विश्व प्रसिद्ध है। पहला पाठ पूस की रात लिखा गया है प्रेमचंद जी द्वारा। दूसरा है गद्य खंड में कविता की परख। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर रामचंद्र शुक्ल, कविता की परख। अब गद्य खंड में आप सोच रहे होंगे गद्य खंड में कविता की परख। बेटा, गद्यात्मक तरीके से लिखा गया है ये पाठ, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने यही बताया है कि कविता क्या होती है, कविता की परख
या जांच कैसे की जाती है, कविता में क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं जिसके आधार पर कोई कविता कविता कहलाती है और कोई रचना गद्य कहलाती है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की ये उत्तम सर्वोत्तम रचना है कविता की परख, जो कि हम पाठ 2 में पढ़ने वाले हैं। पाठ 3 आया आंखों देखा गदर, लिखा है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर जी ने। अब आंखों देखा गदर, कभी कभी हमें लगता है कि जो हमने आंखों से देखा है वो बिल्कुल सच है। हाँ भाई, कहता ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों देखा भी कुछ, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। कभी कभी कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। तो हमारे अपने कानों को, आंखों को, बुद्धि को बड़ी तीक्ष्णता या शार्प रखना चाहिए, ताकि हम कभी भी किसी सिर्फ और सिर्फ कानों सुनी बात पर ही भरोसा ना करें, उसकी तह तक हमें पहुंचना है। तो हम देखेंगे कि आखिर विष्णु भट्ट जी ने आंखों देखा गदर में ऐसा क्या बताया है। गदर क्या है? गदर फिल्म की बात नहीं कर रही हूं, आंखों देखा गदर में हम यही जानेंगे कि विष्णु भट्ट जी ने लिखा क्या है। अब हम चलते हैं पाठ 4 की ओर। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। एनसीईआरटी के कक्षा 11वीं में भी यही पाठ शामिल है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर जी, जिसको लिखा है कुमार गंधर्व जी ने, जिसमें उन्होंने सुर साधना में निपुण स्वर कोकिला लता जी के साथ साथ उन्होंने और भी कई गायिकाओं को यहां पर दिखाया है। साथ ही साथ उनके स्वरों को, सुरों को बहुत ही बारीकी से परख कर इस पाठ की रचना की है। संगीत के महत्व को भी इन्होंने समझाया है, किस तरह से हर एक गीत से अलग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गीत जो प्रेम का हो, श्रृंगार का हो, या विरह का हो, या मिलन का हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी मिलन का गीत हर एक गीत एक सा होगा, या कोई भी विरह का गीत हर एक गीत एक सा होगा। हर एक के भाव और जो भी रचना है उनके भाव अलग अलग होते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम लता जी के साथ साथ और भी कई गायक और गायिकाओं के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ संगीत से जुड़ी हुई कुछ खास बातों पर भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, मैं इस पाठ में आप सभी से अपेक्षा करूंगी कि आप सब भी अपने अपने फेवरेट सॉन्ग या पसंदीदा गीत कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पाठ 5 पर। सत्यजीत राय द्वारा चलचित्र। अब चलचित्र क्या होते हैं? जो चित्र चलते हुए नजर आए वो चलचित्र हैं, क्योंकि पहले जब चलचित्र नहीं थे तो सिर्फ चित्र स्थिर जो रहते हैं, फोटोज, वही सिर्फ दिखाई देते थे। फिर धीरे धीरे चलचित्र आए, मूवीज बनी। पहले जो मूवीज बनी थी, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट या बिल्कुल सफेद काली मूवी बनती थी, तो उसमें चलचित्रों को बहुत स्पीडली चलाकर उनकी मूवीज बनाई गई। फिर एक पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा, शायद वो 1931 में आई थी, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, आप लोग पता कीजिएगा। तो इसमें हम देखेंगे चलचित्रों की दुनिया में क्या क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई, कब सिनेमा ने बोलना सीखा, ठीक है, ये सब कुछ जानेंगे। पार्ट 6 है हमारा मेरी वियतनाम यात्रा। लिखा है भोला पासवान शास्त्री जी ने। तो मेरी वियतनाम यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक भोला पासवान जी ने वियतनाम की बारे में या वहाँ के रहन सहन, संस्कृति, खान पान आदि के बारे में बताया होगा, उनकी यात्रा के विषय में बताया होगा। ये सब हम जानेंगे, साथ ही साथ हम भी घूमने फिरने चलेंगे। फिर आया पार्ट 7, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। कृष्णा सोबती जी का एक पाठ है कक्षा 6वीं में, बचपन, जिसमें उन्होंने बताया है कि उस समय और आज के समय में कितना अंतर आ गया। यदि हम 20 वर्ष का एक समय लेकर चलें तो हर 20 वर्ष में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। खान पान, रहन सहन, बोली वाणी या शिक्षा, सब में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, जिसको जनरेशन गैप भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिक्का बदल गया में कुछ तो समय बदल गया या एकदम से पूरी तरह से परिवर्तित होना, कि सिक्का एक है पहलू दो हैं। तो कृष्णा सोबती जी बड़े ही बहुत मस्तिष्क का
या गहनतम अपनी भावनाओं का प्रयोग करके रचना करती है, तो इसमें हम देखने वाले हैं। पाठ 8 है हमारा उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, फणीश्वरनाथ रेणु जी। फणीश्वरनाथ रेणु जी जो कि फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखते हैं। तो उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से स्वप्न परी किसको कहते हैं, परी किसको कहते हैं, एंजल्स, ओहो, जो हमारी चुटकी बजाते ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु की ये अद्भुत रचना भी हम पढ़ने वाले हैं इसी दौरान। फिर आया हमारा पाठ 9, एक दीक्षांत भाषण। वाह, लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई जी का नाम हिंदी साहित्य में एक बहुत ही उम्दा व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था और इनका एक पाठ है एनसीईआरटी में कक्षा 9वीं में, प्रेमचंद के फटे जूते। बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार हैं। तो एक दीक्षांत भाषण में भी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपनी रचना का कमाल दिखाया है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ पाठ 10 सूर्य, ओदोलेन स्मेकल ने लिखा है। सूर्य चंद्र और सत्य कभी छिपता नहीं है। सूर्य कभी ये नहीं कहता कि भाई मुझे दीपक की रोशनी तो दिखा दो, मुझे दूसरों को दिखना है। सूर्य जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, दूसरों को रोशन करता है। सूर्य का तेज, सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश जो निरंतरता के साथ हमेशा चलता रहता है, जो समय की निरंतरता को दर्शाता है, जो समय की कीमत को बताता है, वो सब हम जानने वाले हैं इस पाठ में। गद्य खंड का पाठ 11 है, भोगे हुए दिन। मेहरुन्निसा परवेज जी ने लिखा है। भोगे हुए दिन मतलब जो दिन हमने भोग लिए, बीते हुए दिन, अनुभव, जिन दिनों का, जिस समय का हमने अनुभव कर लिया उसको भोगा गया कहते हैं। भोगे गए दिन मतलब जो दिन हमारे जीवन में बीत चुके हैं, हम उनको कह सकते हैं भोगे हुए दिन, जिसमें मेहरुन्निसा ने अपनी रचना के माध्यम से अपना अनुभव साझा किया है। फिर हम चलते हैं गद्य खंड के अंतिम पाठ, गांव के बच्चों की शिक्षा। लिखा है कृष्ण कुमार जी ने। गांव के बच्चों की शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा पूरी तरह से जो शिक्षा प्रणाली में या जो शहर के बच्चों की शिक्षा है उससे पूरी तरह से मेल खाती है, या गांव के बच्चों की शिक्षा और शहर के बच्चों की शिक्षा में कोई अंतर है? ये सब कुछ हम जानेंगे। साथ ही साथ गांव के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये सब भी हम इसमें जानेंगे। और कुछ विषय से संबंधित हर एक पार्ट में हम अलग से चर्चा भी करेंगे, आप सभी के विचारों को भी जानेंगे। अब हम चलते हैं काव्य खंड की ओर। काव्य खंड में सबसे पहला पद जो आया है विद्यापति के पद हैं। विद्यापति अपने आप में एक नाम है। श्रृंगार रस और भक्ति रस से इनके जो पद हैं वो ओतप्रोत रहते हैं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा भी दिखाई जाती है, साथ ही साथ भक्ति का भी इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से गुणगान किया है अपने पदों में। तो यहां पर हम विद्यापति जी के पद पढ़ेंगे, काव्य खंड का पहला पाठ। दूसरा है कबीर के पद। कबीर दास जी जो निर्गुण भक्ति धारा के संत कहे जाते हैं, जो हमेशा जिन्होंने एक ईश्वर को माना है, जिसने कभी भी जाति पाति धर्म आदि को महत्व नहीं दिया, जिन्होंने सभी को एक माना है, चाहे वो अल्लाह हो या ईश्वर हो, ऊंच हो या नीच हो, धनी हो या निर्धन हो, सबको एक समान मानकर यहां पर कबीर के पदों में हम यही जानेंगे कि कबीर के पद सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखे गए हैं, परंतु आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कबीर के पदों की उतनी ही महत्ता है। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम पाठ 3 की तरफ, जिसमें मीराबाई के पद जो मीराबाई जी द्वारा रचित हैं उन पदों को पढ़ेंगे और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत ही सुंदर सुंदर पद यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। मीराबाई जो कृष्ण भक्त मानी जाती हैं, जिन्होंने अपने भक्ति में कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहा। उन्होंने लिखा है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो हम मीराबाई के पद भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम चलते हैं काव्य खंड के पाठ 4 पर।
सहजोबाई के पद लिखे हैं सहजोबाई जी ने। सहजोबाई कौन थी, हम सब कुछ जानेंगे कवि परिचय में, साथ ही साथ उनके पदों में उनके मन की भावनाओं का भी वर्णन हम करने वाले हैं। अब हम चलते हैं पाठ 5 पर। भारत दुर्दशा लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारत दुर्दशा, अब भारत की दुर्दशा क्यों, कैसे, कौन है जिम्मेदार? तो हम ये नहीं कह सकते कि ये है, वो है, या तुम हो, या और कोई है। हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सब जहां रहते हैं, जिस मिट्टी पर हमारा जन्म हुआ है, भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है, कहीं ना कहीं हम उस भारत भूमि को क्षति पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम प्रकृति के शत्रु बन गए हैं। कहीं ना कहीं हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम एक साथ रहते हुए भी अलग अलग रह रहे हैं। भारत दुर्दशा में हम जानेंगे कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फिर भी वहां के मतलब जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो इतिहास है, जो प्राचीन गाथाएं हम सुनते आते हैं, विश्व गुरु जिसे कहते हैं, सोने की चिड़िया जिसे कहते थे, वो भारत आखिर क्या हुआ उसके साथ कि उसकी दुर्दशा हो गई? कौन है जिम्मेदार? ये सब कुछ जानेंगे हम इस कविता के माध्यम से। फिर हम चले पाठ 6 की ओर, जो झनकार, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित झनकार। झनकार, झनकार शब्द सुनते ही हमें संगीत की मधुरता का अनुभव होता है। झनकार हमारे हृदय को झनकृत कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है। तो इस कविता में हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित रचना को बड़े ही मार्मिक तरीके से पढ़ेंगे और बहुत सुंदर तरीके से इसका अर्थ भी स्पष्ट करेंगे। पाठ 7 है तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तोड़ती पत्थर, अब यहां पर तोड़ता पत्थर नहीं है, तोड़ती पत्थर है। कहने का तात्पर्य है कि महिला, स्त्री या लड़कियां जिनको समाज में बहुत उपेक्षित माना जाता है, जिनके लिए कुछ कार्यों का निर्धारण कर लिया था कि सिर्फ घर की 4 दीवारी में रहकर वे अपना कार्य करेंगी, बच्चों का लालन पालन करना, रसोई घर की जिम्मेदारी संभालना और जो भी कार्य है पुरुषों की भोग्य, ये सब कुछ स्त्री का कार्य है। निराला जी ने जो सारी रचनाएं चल रही थी उनसे हटकर कुछ अलग रचना की है, जिसमें उन्होंने स्त्री की शक्ति को दिखाया है। तो इस कविता में हम बहुत ही एक ऐसी रचना को पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें स्त्री जन जागृति की भी चर्चा देखने को मिलेगी। पाठ 8 है बहुत दिनों के बाद। एक है हमने पढ़ा भोगे हुए दिन, अब हम पढ़ रहे हैं बहुत दिनों के बाद। नागार्जुन द्वारा रचित ये कविता है। बहुत दिनों के बाद क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद समय बीत गया। हम सब जानते हैं कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं, फिर भी हम कभी ना कभी सोते हुए या यूं ही टहलते हुए या समय व्यर्थ करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप सभी बच्चे बड़े होनहार हैं, कर्मठ हैं और समय का सदुपयोग करते हुए आज वीडियो देखकर बड़े प्रसन्न भी हुए होंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसा लग रहा है आपको कक्षा 11वीं का सिलेबस ओवरव्यू देखकर और आगे आने वाले वीडियो के बारे में सुनकर। अगला है पाठ 9 गालिब द्वारा। गालिब लिखा है, त्रिलोचन जी ने गालिब के बारे में लिखा है। अब इसमें हम जानेंगे कि उर्दू के शायर या उर्दू की जो शायरी होती हैं, रचनाएं होती हैं, उनकी क्या खास विशेषता होती है, इसमें हम जानेंगे। पाठ 10 है हमारा जगन्नाथ, केदारनाथ जी ने लिखा है। इसमें भी हम जानेंगे कि केदारनाथ जी किस तरह से रचना करते हैं। साथ ही साथ पाठ 11 है पृथ्वी, नरेश सक्सेना जी ने लिखा है। पृथ्वी कक्षा 7वीं में मैंने अभी पढ़ाया बिहार बोर्ड में ही, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो पृथ्वी बच्चा है, पृथ्वी बालक है, पृथ्वी युवती है, पृथ्वी किशोरी है, पृथ्वी प्रौढ़ा है या पृथ्वी बूढ़ी है। अब
पृथ्वी क्या क्या सहती है, क्या क्या देती है, किस तरह से हम सबका भरण पोषण करती है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कविता के माध्यम से। और काव्यखंड का अंतिम पाठ है मातृभूमि। लिखा है अरुण कमल जी ने। मातृभूमि हम सब की मातृभूमि, जहां हमने जन्म लिया, जिसने हमें पाला पोसा और सक्षम किया, जिसने हम सबके भार को सहा, जिसने हमें कर्मठ बनाया, ये सब कुछ जानेंगे हम इस पाठ के दौरान। तो प्यारे बच्चों, ये रहे हमारे गद्य खंड के 12 पाठ और काव्य खंड के 12 पाठ। इन सभी को एक एक करके हर एक पाठ के 4-4 वीडियो के साथ मैं आने वाली हूं आपसे मिलने, हर एक पाठ हर एक वीडियो में, इस आशा के साथ कि आप सभी उपस्थित होंगे और अपने जो भी अनुभव होंगे उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो मैं आशा करती हूं आप बने रहेंगे हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। लाली वर्मा मैडम प्रतीक्षा कर रही हैं आप सभी की, तो बिल्कुल अब तैयार हो जाइए कक्षा 11वीं की हिंदी पढ़ने के लिए। मिलते हैं पाठ 1 पूस की रात के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।